हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा क्लासेस। आज हम लोग राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए हम जानते हैं, एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति, पति का मतलब होता है ख्याल रखने वाला या ध्यान रखने वाला। तो जो राष्ट्र का ध्यान रखे उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, जो प्रजा का ध्यान रखे उन्हें प्रजापति कहा जाता है। तो वैसे ही इनका जो अनुच्छेद 52 है ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन से लाया गया है। कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। और ये औपचारिक भारत के प्रधान होते हैं। औपचारिक मतलब नाम मात्र के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान का मतलब होता है नाम मात्र का प्रधान। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं, बाकी सभी काम ये जो वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका के, ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक होते हैं और वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। सभी काम प्रधानमंत्री करेंगे और बाकी साइन क्या करें, कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। फिर आर्टिकल 52 अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे कैसे होगी इसके बारे में चर्चा कहा गया है। तो राष्ट्रपति की चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। तो पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पांडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। निर्वाचित जो पोस्ट पे हैं, निर्वाचित हैं, वही हिस्सा ले सकते हैं, बाकी कोई और नहीं ले सकता है। ठीक है। तो 69वां संविधान संशोधन 1990 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी में जो है वो आपका विधानसभा का गठन किया गया था। और 70वां संविधान संशोधन 1990 के तहत उन्हें निर्वाचित मतलब वोटिंग देने के लिए उनको राष्ट्रपति के वोट में उनको सहभागी इसको दिया गया, मतलब उसको एक पार्ट बना दिया गया कि आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष तो होता ही, जनता भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष ही होता है। और इसके बाद जो है एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अनुपातिक पद्धति पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो चलिए जानते हैं पहले अनुपातिक पद्धति क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, कोई 3 आदमी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अगर आप वोटिंग करते हैं, सपोज कि अगर आप वोटिंग करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमें ए वाला व्यक्ति हमें पसंद है तो इनको हम 1 नंबर पे रखेंगे। वी वाले को हम मान लीजिए हमको पसंद नहीं है, बोलेंगे नहीं घटिया है, हटाइए इसको 3 नंबर पे रखेंगे। सी को 2 नंबर पे रखेंगे। इस तरीके से हम सभी को वोट करते हैं। जो आपको पहले अच्छा लगे उनको पहले वोट करिए, फिर जैसे जैसे इस तरीके से, इसे ही अनुपातिक पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपातिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके बाद एकल संक्रमणीय क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए और बी हार गए, सपोज कि ए और बी, मान लीजिए कि चलिए बी और सी हार गए, तो बी और सी जब हार जाते हैं तो इनके जितने भी वोट होंगे वो सभी ए को दे दिया जाएगा। इसे ही हम एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। ठीक है। अनुपातिक आपको समझ में आ गया और एकल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है ना, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो है 2 लोगों का लोकसभा में मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन। अब तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है वर्तमान में, लेकिन पहले 2 लोगों का वो चुनाव करते थे लोकसभा में। मान लीजिए कि ये लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा में ये 2 लोगों का मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन का, जो अब ये हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन क्या होता है एक बार समझते हैं। एंग्लो इंडियन देखिए, जैसे पहले हमारे देश पे किसका था कब्जा? ब्रिटेन का राज था। तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो भारत में आकर के भारतीयों से शादी कर लेते थे और उनसे जो बच्चे होते थे उसे ही एंग्लो इंडियन कहा जाता था। ठीक है। तो ये 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में मनोनीत करते थे। ठीक है। इसको चुनते थे ये। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो एंग्लो इंडियन है और ये जो आपका 12 सदस्य चुनते थे, संस्कृति, शिक्षा, इस सब के क्षेत्र से 12 चुनते थे, वो दोनों भाग नहीं लेते थे। देखिए, ये 2 भाग नहीं लेंगे और ये 12 जो है ये भी भाग नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों भाग नहीं लेते हैं।
ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुन के भेजे हैं तो वो राष्ट्रपति के फेवर में हमेशा रहेगा, इसलिए इसे हटा दिया जाता है। ये भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब समझ में आ गया आपको? इसके बाद राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या होती है? तो राष्ट्रपति जब अपने पोस्ट पे खड़े मतलब कह सकते हैं कि जब चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव में, तो इन्हें चुनाव से पूर्व 15,000 की राशि जमानत राशि रख ली जाती है। जमानत राशि में उनको दिया जाता, मतलब जमानत राशि के रूप में उनसे लिया जाता है जो राष्ट्रपति के पद पे खड़े होंगे। और उसके बाद अगर उनको 1/6 भाग से कम वोट मिलते हैं तो वो जमानत राशि भी जब्त कर, यह एक अपमान की स्थिति मानी जाती है। अगर उनकी मान लीजिए जमानत राशि जब्त कर ली जाती है तो अपमान की स्थिति मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट दिया गया है आर्टिकल 55। ये कहता है कि राष्ट्रपति का कोटा, तो राष्ट्रपति का कोटा किस आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 55 में चर्चा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि जब से वो पद ग्रहण करते हैं तब से वो 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। किसी कारणवश अगर पद खाली होता है तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे, सपोज जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 साल के लिए आएंगे या जो कार्यकाल बचा है उसके लिए आएंगे। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद होता है। तो जब भी राष्ट्रपति नए आते हैं तो वो पूरे अपने 5 साल लेकर आते हैं, पूरे 5 साल लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी जितने भी पोस्ट है, प्रधानमंत्री हो तो चाहे मुख्यमंत्री का पोस्ट हो, वो सब कार्य को पूरा करने के लिए इसे चुना जाता है। बाकी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पद दिया गया है, इसलिए उन्हें पूरे 5 साल लेकर, जो भी नए आएंगे तो वो आते हैं पूरे 5 साल लेकर के। आगे चलिए, आगे है आर्टिकल अनुच्छेद 57 कहता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। आर्टिकल 57 कहता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अभी तक दोबारा निर्वाचित हुए हैं, बाकी अभी तक कोई और नहीं हुए हैं। नेक्स्ट फिर बोला गया है आर्टिकल 58 की योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो योग्यता क्या होनी चाहिए ये आपको जानते हैं। चलिए, तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहला योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होना चाहते हैं तो उन्हें 50 प्रस्तावक, यानी आप लोकसभा या राज्यसभा में से 50 सांसद को, चाहे आप लोकसभा से 50 पूरा ले लीजिए या राज्यसभा से या मिला करके लीजिए, जैसे लीजिए, आपको 50 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपको लेना पड़ेगा। 50 सांसद आपके होने चाहिए कि ये प्रस्ताव दे निर्वाचन आयोग को कि ये व्यक्ति को आप राष्ट्रपति के पद पे खड़ा कर दीजिए। और यही नहीं कि आपको खड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके बाद है कि 50 अनुमोदक, मतलब जो आप 50 चुन लिए हैं उस 50 को छोड़कर फिर 50 सांसद आए और उसके बाद उनका मतलब लिखित होना चाहिए कि इन्हें राष्ट्रपति के पद पे, फिर निर्वाचन आयोग को ये दे दिया जाएगा कि इन्हों राष्ट्रपति के पद पे खड़ा कर दिया जाए, तब जाकर के आप राष्ट्रपति के पद पे खड़ा हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे में तो फिर सभी कहेंगे कि हम राष्ट्रपति के पद पे खड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपका कंडीशन है कि आप ऐसे आपका होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 59 में ये कहा गया है कि कुछ दशाएं हैं, यानी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहला शर्त ये है कि पागल या दिवालिया ना हो। पहला शर्त ये है कि पागल या दिवालिया ना हो, वो व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकते हैं राष्ट्रपति के पद, मतलब राष्ट्रपति में पद पे नहीं खड़ा हो सकते हैं। दूसरा है कि लाभ के पद पर ना हो। तो ये 2 कंडीशन है कि पागल या दिवालिया और लाभ के पद पर ना हो। तो आर्टिकल 59 तक आपने देखा। अब चलते हैं आगे, 59 तो हमने देख लिया। इसके बाद क्या होगा? 60, 61 और 62। तो 3 आर्टिकल और बचे हैं, इसको और आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, जिसमें से 33 न्यायाधीश होते हैं और एक जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI होते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो टोटल 33 हैं, तो 33 जज में से किन्हीं जो वरिष्ठ होंगे, 33 में से जो वरिष्ठ जज होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आर्टिकल 61।
तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। तो महाभियोग की चर्चा जो है राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल में है? 61 में है। महाभियोग शब्द जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लाया गया है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। कहां से लाया गया है? यूएसए के संविधान से लाया गया है। मान लीजिए किसी भी राष्ट्रपति पर अगर हम महाभियोग लगाना चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में ये शुरू कर सकता है। किसी भी सदन से ये शुरू हो सकते हैं। मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से इन पर महाभियोग स्टार्ट किया जा सकता है। तो जो सदन महाभियोग को लागू करेगा, मतलब जो लाएगा महाभियोग राष्ट्रपति पर, उन्हें पहले 1/4 यानी 25% सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए। 1/4 यानी 25% सदस्य का अनुमोदन होना चाहिए कि हम इन पे महाभियोग लाएंगे, जो भी राष्ट्रपति पे लाना चाहेंगे। उसके बाद फिर जब ये पारित हो जाएगा, जब ये अनुमोदित हो जाएगा, तो फिर इसके बाद 2/3 यानी 66%, 66% क्या होना चाहिए? 66% से पारित होना चाहिए, तभी जाकर के आप राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं। इसके बाद जब इस सदन से पारित हो जाएगा तो फिर लोकसभा से जब पारित हुआ तो फिर कहां जाएगा? ये राज्यसभा में। और जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा जाने से पहले आपको 14 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा कि आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आप पे महाभियोग लाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सूचना 14 दिन पहले दिया जाता है। फिर राज्यसभा में अगर राज्यसभा भी पारित कर दिया, 14 दिन पहले इसलिए दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना बेगुनाही साबित करने के लिए, सपोज अगर उन पे किया जाता है महाभियोग, तो वो बताएंगे कि हमने इस तरीके से किया है, अच्छे के लिए, भारत की अच्छाई के लिए किया है। तो अगर राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ तो महाभियोग नहीं लगेगा। अगर दोनों पारित कर दिए तो फिर महाभियोग लग जाएगा, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे कैसे लगा सकते हैं, ये भी आपने जान लिया। इसके बाद आप जानेंगे आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के नियम। मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया तो फिर पद खाली हो जाएगा, तो इसको भरने के लिए आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के नियम है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग राष्ट्रपति के पावर यानी शक्तियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।